नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। विधेयक राज्य भवन तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उस पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं, हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जिसके चलते राजभवन में जो रिजर्वेशन है वो अटक गया और इसे लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। जो विधेयक है वो राजभवन में अटका हुआ है। विपक्ष के बयानों के दौर लगातार चल रहे हैं, जहां एक तरफ मंत्री कवासी लखमा ने यह कहा है कि भाई जो राज्यपाल हैं वो इस पर हस्ताक्षर निश्चित रूप से करेंगी ही करेंगी, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी ये कहा है कि राजभवन रमन सिंह के इशारों पर नहीं चलेगा। अजय चंद्राकर ने यह कहा है कि भाई जो राजभवन का उद्देश्य है वो पवित्र है। तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो राजभवन में आकर के अटक गया है, जिसे लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानों का दौर चल रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। आदिवासी एक बार बोलता है, एक वो महिला है, पुरुष तो इधर उधर की बात करते हैं। महिला बहुत समझदार होती है। अनसुईया उइके से मेरा पूरा उम्मीद है आज नहीं तो कल वो पक्का करेगी, इसलिए मेरा पूरा उम्मीद है। महामहिम राज्यपाल और उनके कार्यों को हम राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहते। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने स्वयं हो करके स्टेटमेंट दिया था, राजभवन से विज्ञप्ति जारी हुई थी कि आरक्षण का बिल पारित होते ही उसमें अनुमति दे दी जाएगी। आज 4 दिन हो गया है, लगातार विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं अपने कमिटमेंट के आधार पे राजभवन और राज्यपाल महोदय, महामहिम महोदय इसमें सिग्नेचर करेंगे और छत्तीसगढ़ के जनता के साथ के हितों का संरक्षण करेंगे। राजभवन का उद्देश्य पवित्र है कि टिके, अदालत में या कहीं पर भी कोई आपत्ति हो तो। सरकार और श्री भूपेश बघेल जी का उद्देश्य था राजनीतिक, कि मुझको अभी 5 दिसंबर को मतदान होना है, उससे पहले लाना और इसमें राजनीति करनी है। तो अपवित्र उद्देश्य और पवित्र उद्देश्य में अंतर होता, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम अभी राजभवन को करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ समय तो लगेगा ही। और हम सब चाहते हैं कि आगामी सत्रों में, आगामी विषयों में जब भी ऐसी बात होती है तो सरकार शायद गंभीरता दिखाए, यदि रह गई तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां राजभवन में अब यह सियासत पहुंच गई है। आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद अब राज्यपाल की मुहर का इंतजार हो रहा है, जिसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही बयानबाजी का दौर जारी है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश खोरमोड़ी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि विधेयक पारित होने के बाद भी 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके चलते असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं? उचित जी। दिव्यांशु, ये टोटल आप इसको अगर बहुत करीब से देखें तो ये कुल मिला के राजनीति हो रही है। ये बात सत्य है। मैं बहुत हद तक अजय चंद्राकर जी की बात पे जाना चाहूंगा कि जिस तरीके से, जिस तैयारी के साथ ये जाना चाहिए था, उस तरीके से वो गया नहीं। हकीकत ये है कि जल्दबाजी में ये विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र क्या, बेसिकली क्रेडिट सत्र आप इसको बोल सकते थे दिव्यांशु, क्रेडिट लेने की होड़ में। भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष को मैं सिर्फ कहूंगा कि उनका थोड़ा सा अपर हैंड है इस पे, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो तार्किक कर रहे हैं जी। और उनका तर्क भी जो है, जो विधानसभा में अगर आप सुने तो उनके तार्किक है कि ये आपके जिस मसौदा आप तैयार कर रहे हैं ये कोर्ट में खड़ा नहीं उतरेगा। उनको आपके प्रस्ताव से कोई समस्या नहीं है। जो प्रोसेस आप अपना रहे हैं, जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, वो उनको वहां पे प्रॉब्लम है। हकीकत ये है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने बिंदुवार जवाब मांगा कि आपका रोस्टर क्या है, कितने लोग को पदोन्नति मिलेगी, आपके डिपार्टमेंटल कितने लोगों को प्रमोशन मिलेगा, उन तमाम बिंदुओं की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगा है। यही जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट मांगेगी। लेकिन आप केंद्र भी जो कहता है, जो गाइडलाइन है कि 50% के ऊपर आरक्षण हो सकता है, उसके बाद उसके पहले आपको उसके तार्किक चीजें, तर्क देने पड़ेंगे।
तब आप 75 कर ले, 80 कर ले, 90 कर ले, कई स्टेटों में 70-80 करके रखा हुआ है, हो सकता है संभव, लेकिन तार्किक तर्क आपको देने पड़ेंगे। आप तार्किक तर्क बिना दिए आप उसको लेके आ रहे हैं, सदन में प्रस्ताव ला रहे हैं, और आप ये भी आश्चर्य होता है कि राज्यपाल महोदय ने जो बोला कि आप वो प्रस्ताव आए तो हम तुरंत साइन करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो आप पास तो कर लेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन ये कोर्ट में जब भी जाएगा, ये कोर्ट इसको जो है तुरंत इसको खारिज हो सकता है। तो इस पे तमाम चीजें लग सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप इस पर लग सकते हैं, कोर्ट में खड़ा नहीं हो पाएगा। इस मामले में विपक्ष का जो कहना है बहुत हद तक सही है कि आप लाइए उनको 32% नहीं 40% आप दीजिए, आप 80% टोटल आप आरक्षण दीजिए, लेकिन जो प्रोसेस है उसको आप वो प्रक्रिया अपनाइए ताकि वो 9वीं अधिसूचना में जा सके। अब 9वीं अधिसूचना में जाने के लिए तो आपको केंद्र के ऊपर होना, संसद ही कर सकती है, आपके बोलने से तो 9वीं अनुसूची में जाएगा नहीं। तो कुल मिला के ये उपचुनाव को लेके जो राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश सरकार की गई है, ये बहुत स्पष्ट है। ठीक है, ठीक है। उसके पहले, चुनाव के ठीक पहले आप विशेष सत्र ला रहे हैं, विशेष सत्र आप, मुझे लगता है कि ये जल्दी में लाया गया आरक्षण बिल है। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि जल्दबाजी में लाया गया आरक्षण बिल है। चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो दिव्यांशु जी, मैं इस बात का कड़ा प्रतिवाद करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा जी, जल्दबाजी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कुतर्क को यदि सही ठहरा रहे हैं तो विधानसभा में तो चर्चा होनी थी। और ये अजय चंद्राकर जो आज पवित्रता की बात कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा कुत्सित प्रयास किया गया बाधित करने का, सदन को धक्का मुक्की की गई डॉक्टर शिव डहरिया जैसे वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, कभी ये ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी राजभवन के प्रवक्ता बन जाते हैं, निश्चित रूप से संवेदनशील महामहिम है। और उनके द्वारा ही विशेष सत्र का सुझाव दिया गया था। यह भी वक्तव्य उनका था कि मैं तत्काल हस्ताक्षर कर दूंगी। और जब 5 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रस्ताव विधानसभा में पास होने के बाद जो बिल लाया गया था, उस के पास होने के बाद स्वयं जाके 5 मंत्रियों ने निवेदन करके उनको सौंपा था। उस समय भी उनका वक्तव्य था कि मैं सोमवार को हस्ताक्षर कर दूंगी। आज 5 दिन हो गए हैं दिव्यांशु जी, जो सार्वजनिक महत्व के विषय हैं, जो जन सरोकार से संबंधित है, बहुसंख्यक आबादी का हित जिससे संबंधित है, शिक्षा और रोजगार में इसका बड़ा महत्व है। तो ऐसे विषयों में त्वरित निर्णय लेना चाहिए। लेकिन पूरे देश में पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, लगातार आपको सत्यपाल मलिक जी का भी, जो मेघालय के राज्यपाल है, पहले जम्मू कश्मीर के थे, उनका बयान भी आपको याद होगा कि जो अनैतिक दबाव बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है। और छत्तीसगढ़ में कुछ उदाहरण मैं आपके सामने संदर्भ पेश करूंगा। मंडी संशोधन विधेयक जो आया था, महीनों लटका रहा। तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो बीमा होता था, जब मोदी सरकार ने केंद्रांश देना से मना कर दिया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर एक योजना लाए, वो विधेयक भी महीनों लटका रहा। पेशा कानून भी 1 महीना 1.25 महीने से ऊपर रहा। और विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, जिसमें स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, उनको स्थानीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति जो होती है, उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए, वो आज तक लटका है। तो कई मामलों में जो राजभवन है, उसको भी निवेदन है सरकार का, 5 मंत्री लगातार समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजभवन को भी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाने की बराबर जिम्मेदारी राजभवन की भी होनी चाहिए, वो भी भूमिका उनकी रहे। कहीं कोई समस्या नहीं है, निश्चित रूप से सुझाव उनके आए हैं तो हस्ताक्षर भी होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेंद्र जी संवेदनशील है जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो विलंब हो रहा है, जिसके चलते असमंजस की स्थिति बन रही है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भूमिका है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इनका जो चरित्र है, यह आरक्षण विरोधी रहा है। और पहले भी जब इनके समय में हाईकोर्ट में मामला था, 2018 तक सरकार में थे, जब मूल जवाब, संशोधित जवाब पूरा प्रस्तुत हो गए थे, शपथ पत्र तक में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं था जो 2 कमेटियां बनी थी। ननकीराम कंवर का बयान भी आपको याद होगा, समय पर जो दस्तावेज सबमिट कर दिए थे, रमन सरकार जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका गया, उन आंकड़ों को प्रस्तुत ही नहीं किया गया, उसी का परिणाम है जो स्थिति बनी है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी भी जुड़े हुए। उमेश जी, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? देखिए, मुझको तो बड़ा दुख हो रहा है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस निम्न स्तरीय राजनीति पर उतारू हो गई है और समय समय पर
विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा करना, और अब तो हद हो गई, राजभवन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर रहे हैं। मुझको लगता है कि यह कांग्रेस की आदत हो गई है और इससे पूर्व का भी इतिहास रहा है। अभी सुरेश वर्मा जी तमाम विधेयकों का जिक्र कर रहे थे। जब भी कोई विधेयक आता है हस्ताक्षर के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाता है तो कांग्रेस के नेता उस पर प्रश्न खड़ा करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमने बार बार देखा है कि राजभवन का उद्देश्य पवित्र है और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय को ध्यान में रखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर निर्णय लेते रही है। और जिस प्रकार से इस आरक्षण के विषय को लेकर के ये हायतौबा मचा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय उचित जी, उन्होंने बहुत ही विस्तार से सदन की कार्यवाही और आरक्षण की जो प्रक्रिया किस प्रकार से हड़बड़ी में लाया गया और किस प्रकार से 5 दिसंबर को लाभ लेने के लिए और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास यहां पर किया गया। अब जब ये आरक्षण आ गया है और आकर के राजभवन गया, उसके बाद भी ये इससे बाज नहीं आ रहे। अरे मैं पूछता हूं कि कांग्रेस को किस बात की दिक्कत है? अगर संवेदनशील महामहिम अगर इस बात की चिंता कर रही हैं कि जो विधेयक आया है वो कहीं कानूनी पेच में ना फंस जाए, कहीं कानून के आड़ में छत्तीसगढ़ की जनता का कहीं अहित ना हो जाए, उसको लेकर के अगर वो कानूनी सलाह ले रही हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम वर्गों के भविष्य को देखते हुए अगर वो कानूनी सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहती है तो कांग्रेस को इस बात की दिक्कत क्या है? और ऐसे भी पूर्व में इतिहास रहा है कि जब जब इन वर्गों के साथ न्याय किया गया है कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से, क्योंकि इससे पहले के भी अगर आरक्षण की बात करें, चाहे आदिवासी आरक्षण का विषय हो, उसको लेकर के न्यायालय में कौन खड़ा होता है? कांग्रेस के लोग ही जाकर के उसके खिलाफ जाकर के खड़े हुए, ये इतिहास गवाह है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप देख लीजिए, उसके खिलाफ में जाकर के न्यायालय के अंदर में कौन खड़ा होता है? जिसको बाद में पद से नवाजने का काम ये सरकार करती है। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि एक तरफ तो ये भ्रम फैलाएगी, वाहवाही लूटेगी और आरक्षण के नाम पे इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास करेगी, और वहीं दूसरे तरफ न्यायालय के अंदर में इन्हीं के लोग खड़े होकर के उसके विरोध में राजनीति करेंगे। तो इस प्रकार का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हर हाल में छत्तीसगढ़ के इन तमाम वर्गों के साथ न्याय हो। अगर इस बात की चिंता महामहिम राज्यपाल महोदया कर रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, स्पष्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं उचित जी से एक सवाल कर लेता हूं। उचित जी, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है और वो तो ये तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो विलंब हो रहा है इसके पीछे केंद्र की भूमिका है, वो केंद्र को भी कह रहे हैं कि भाई उनकी संदिग्ध भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मुझे नहीं लगता कि अभी इस मामले में है, क्योंकि आप देखिए ये मैंने 7 घंटे की विधानसभा की पूरी विधानसभा देखी है, तर्क देखे सरकार की भी और विपक्ष के भी। दोनों तर्कों पे ये चीज समझ में आया कि पहला ऐसा प्रस्ताव है जिसमें दोनों लोग रेडी है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पे एग्री है। ये पूरा का पूरा काम 10 मिनट में हो सकता था। लेकिन सवाल ये है कि जो हाईकोर्ट ने मांगा, बिंदुवार जानकारी मांगी, वो देने में सक्षम नहीं हुई सरकार। मैं किसी का पक्ष और किसी की गलतियां नहीं बता रहा हूं। आज मेरी गलती, आज जो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं IND24 के दर्शकों को, वो 3 दिन 5 दिन बाद समझ में आएगा, जब ये चीजें राज्यपाल जी के पास से दस्तखत होकर अगर हो भी जाती है तो ये कोर्ट में कितनी देर स्टैंड करता है वो मायने रखता है। अभी बुरी लग सकती है कांग्रेस जनों को कि ये तर्क, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी के साथ अगर आप करें, जैसा कि अन्य राज्यों ने किया, झारखंड ने किया, तमिलनाडु ने किया, वो प्रोसीजर हम कह रहे हैं कि आप 32 नहीं 40 कीजिए। लोग विपक्ष भी वही कह रहा है, जो थोड़ा बहुत जानता है वो भी कह रहा है। हमने भी कई विधि विशेषज्ञों से बात भी की, और जो हमारी छोटी सी समझ कहती है कि आप इसको तर्क, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र, हाई कोर्ट सब ये कह रहे हैं कि आप 70 नहीं 80% दीजिए, लेकिन आपको तर्क देने पड़ेंगे। तो तर्क में आप क्वांटिफाइबल डाटा जो है आयोग बना है, वो तर्क आपका ठीक है, वो लॉजिक आपका ठीक है, लेकिन वो डाटा, उसका डेटा है कहां? वो पटल हुआ नहीं, वो टेबल हुआ नहीं, विधानसभा में रखा नहीं गया। तो हम माने किसको कि आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे दस्तावेज क्या है, उसका आधार क्या है, वो तो बताना पड़ेगा। और यही आधार के बेस पे आप 9वीं अधिसूचना के लिए, 9वीं अधिसूचना में आप ले सकते हैं इसको, वो भी संसद पास करे तब। बिल्कुल। तो उस सब के लिए आपके पास तार्किक तर्क हो, तब आपको कोर्ट कचहरी में आप जीत पाएंगे। ये कहना है सभी जो जानकार कहते हैं, जो हमको समझ में आता है वो कहते हैं विपक्ष इस मामले में अगर वो अपनी बात और अपना तर्क रख रहा है
कि ये उनके भी तर्क यही थे। जब विधानसभा में हम सुन रहे थे तो उनके तर्क भी यही थे कि हकीकत में 10 मिनट का मामला था कि भाई हम भी एग्री है, आप भी एग्री है, लेकिन इसको ढंग से प्रस्तुत करके, इसका मसौदा ढंग से तैयार करके इसको लाया जाए। दोनों की एक राय इसमें बन सकती थी जो नहीं बन पाई। दोनों दिन ही क्रेडिट लेने की होड़ लगी रही, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन चुनाव था। चुनाव में आदिवासियों को बताना था कि हमने इसको किया, हमने इसको किया। दोनों ही पक्ष इसकी क्रेडिट लेने की होड़ में थी। लेकिन हकीकत यह कि जब तक आप तार्किक तर्क इसके नहीं रखेंगे तो तब तक ये कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पाएगा। आप देखिए दस्तखत के बाद इमीडिएट 24-48 घंटे के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति इसको कोर्ट में चैलेंज करेगा। कोर्ट में चैलेंज ना हो इसके लिए इसको बड़े स्मार्टली, आप इस मसौदे को स्मार्टली आप रखें ताकि इसको फायदा वहां के लोग, जो लोगों को आरक्षण मिलना है, वो मिल सके। ठीक है उचित जी, यही सवाल मेरा सुरेंद्र जी से है। सुरेंद्र जी, जो बात अभी उचित जी ने कही है, चलिए ठीक है, मान लीजिए कल को राज्यपाल ने दस्तखत कर दिए और अगर कोर्ट से विधेयक रिजेक्ट हो गया, तब आप क्या करेंगे? दिव्यांशु जी, यदि नीति और नियत स्पष्ट है तो और भी रास्ते हैं जी। जिस प्रकार से उचित जी कह रहे थे ओबीसी के आंकड़ों के संदर्भ में, 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, कभी कोई प्रयास किया गया हो, कभी अधिसूचना या कोई कमेटी बैठाई हो तो बताएं। हमारी सरकार ने तो 3 साल के भीतर जस्टिस छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया था उसके आंकड़े प्रस्तुत हो गए। 3 साल में 2 साल कोविड का भी पीरियड था। तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है सवाल करने का। और ये जो अध्यादेश आया है, जो बिल लाया गया था, अध्यादेश नहीं, ये तो विधानसभा में जो बिल आया है, इसमें ओबीसी आरक्षण के पीछे जो तर्क है वो उसी कमेटी के आंकड़े हैं, उसके आधार पर रखा गया है। और इंदिरा साहनी प्रकरण के बाद कोर्ट का यही तो सवाल था कि आप यदि वर्गवार अलग अलग वर्ग को आप आरक्षण देते हैं तो उसके पीछे आपको सेंसस बताना पड़ेगा, उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ेपन का आधार है वो आपको देना पड़ेगा। और उसी के लिए तो हमारी सरकार ने ईमानदार प्रयास किया। और पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो डेटा कलेक्ट हुए हैं वो स्थानीय निकाय के आम सभा, सामान्य सभा में पारित है, दावा आपत्ति के बाद, और आधार से भी लिंक है। तो प्रमाणिक आंकड़े तो सरकार ने जुटाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है दिव्यांशु जी, वो तो जब इन्होंने बिना अनुसूचित जाति वर्ग को विश्वास में लिए 4% के आरक्षण काटे, 16% से काट के 4% किया गया, उस वर्ग से चर्चा तक नहीं की गई। और उसी के आधार पर उस वर्ग के 41 लोगों ने याचिका दायर की। मूलवादी उसमें जो था गुरु घासीदास साहित्य एवं कला समिति जो था। और उसके साथ साथ ये बताए, जब ओबीसी के डेटा कलेक्शन के लिए 15 साल में इनके द्वारा क्या प्रयास हुए और 9वीं अनुसूची में शामिल करने का तो प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा शुरू से ही नहीं रही। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये केवल दिखावे के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं। इनको तो हमने देखा ये तो आरोप हो गया, ये दादागिरी गुंडागर्दी। चलिए ठीक है, ये तो आरोप हो गया, ये तो आरोप हो गया, ठीक है। सदन चलने ही नहीं देना चाहते थे। सुरेंद्र जी, ये तो आरोप हो गया कि नहीं, वो तो आरक्षण विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं। चलिए अब मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश जी की। उमेश जी क्या कहेंगे? सुरेंद्र नहीं, ये दिखावे के लिए समर्थन करते हैं, बताए ना, 9वीं अनुसूची में पारित करने के लिए 14 से 18 तक तो दोनों जगह, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, राज्य में भाजपा की सरकार थी। नियत की बात कर रहे थे। इनकी नीति और नियत तो ये थी कि इनकी पदमा मनहर जी न्यायालय चली जाती है, ये इनकी नीति। और 40 आवेदक सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रदेश के तमाम वर्गों के साथ न्याय हो तो आप क्यों तर्क नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? और आपको न्यायालय जाने वाला दोषी हो गया। और जो आंकड़े छुपाए, जो सरकार ने छुपाए, उसका कोई दोष नहीं। यहाँ पर डिस्टर्ब करो, यहाँ पर अपनी मनमानी करो। सदन के अंदर तथ्यहीन बात करेंगे, दिव्यांशु जी ऐसी बात करेंगे। एक एक करके अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। राज्यपाल गंभीर है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ अन्याय ना हो इसकी एक एक बात की चिंता कर रही है, तो आप यहाँ पर बेकार की राजनीति करके पूरे प्रदेश के अंदर में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। सदन के अंदर में चर्चा और हो सकती थी, विपक्ष के शर्म तो भाजपाइयों को आनी चाहिए। 14 से 18 तक दोनों जगह भाजपा। सुरेंद्र उमेश जी, आप दोनों सम्माननीय प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के। सुरेंद्र जी, उमेश जी, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राज्यपाल दोनों मेरी बात सुन लीजिए, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर तकलीफ हो रही है। उमेश जी, सुरेंद्र जी, आप दोनों सम्मानीय प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी की, अपनी बात को आराम से रखिए, तर्क के साथ रखिए।
आराम से रखिए अपनी बात, मैं दोनों को बोलने का मौका दूंगा। जी उमेश जी बोलिए, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए जी, मैंने पहले ही कहा, ये ना तो सदन में विपक्ष को सुनना चाहते हैं, ना संशोधन विधेयक को इन्होंने सुना, ना तार्किक तौर पे विपक्ष के साथ सदन के अंदर में चर्चा की। क्या समय कम पड़ गया था क्या? क्यों आप भाग गए? एक दिन और चर्चा कर सकते थे और इनके तमाम तार्किक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी। और यह विधेयक गया है और महामहिम राज्यपाल महोदय के पास गया है। जो काम आपको करना चाहिए था, जो जहमत आपको उठानी चाहिए थी, जो सदन में जो विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थे, उन तमाम पहलुओं पर महामहिम राज्यपाल संवेदनशीलता दिखाते हुए उस पर विचार कर रही है, कानूनी सलाह ले रही है, सिर्फ इसलिए कि मेरे छत्तीसगढ़ के तमाम वर्गों को आगे जाकर के न्यायालय में जाकर के फंसना ना पड़े, सबके साथ न्याय हो। इस बात की अगर महामहिम राज्यपाल महोदय चिंता कर रही है तो आप क्यों हड़बड़ी मचा रहे हैं? आपका काम राजभवन कर रहा है साहब, आपको पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? आप स्पष्ट करिए। उमेश जी, आज अमरजीत भगत भी वहां पर गए थे और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है, उनसे बातचीत भी की है और वो लगातार आग्रह कर रहे हैं उनसे, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन रही है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर क्या कारण है कि राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रही हैं, हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं और डिले लंबा होता जा रहा है। उमेश जी देखिए दिव्यांशु जी, ये बड़ा गंभीर विषय है और इसके तमाम कानूनी पहलुओं पर अगर वो कानूनविदों से राय मशवरा कर रही हैं तो वो सरकार के हित में है, छत्तीसगढ़ के हित में है, विपक्ष के हित में है। हम सभी चाहते हैं कि तमाम वर्गों को आरक्षण का लाभ 100% मिले और न्यायालय के अंदर में जाकर के किसी कानूनी प्रक्रिया में जाकर के वो कहीं फंस ना जाए जिसके चलते इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो। हम उसको 100% उसका लाभ उस अध्यादेश के कानून के लागू होने के बाद मिल सके, उसमें कहीं कोई बाधा ना आए। इस बात की चिंता अगर कर रहे हैं तो गंभीरता पूर्वक हमको उनके तमाम पहलुओं पर उनका सहयोग करना चाहिए। और अगर राजभवन को कहीं कोई कानूनी मामले में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो सरकार की तरफ से भी पहल की जानी चाहिए कि हमारे पास ये तथ्यात्मक डाटा है, इस आधार पर हम न्यायालय में समय की कमी है, समय की कमी है जी, न्यायालय के अंदर में मजबूती से रहेगा। ठीक है, इस बात को रखने की आवश्यकता है। ठीक है उमेश जी, समय की कमी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी दिव्यांशु जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है विपक्ष में भूमिका निभाने में लगातार नाकाम रहे, विधानसभा में तो ये दिखावे के लिए समर्थन करते विधेयक का। एक भी भाजपा का नेता राजभवन से ये निवेदन करते नहीं दिखेगा आपको। ये जो प्रवक्ता की भूमिका में है, कोई भी छत्तीसगढ़ का भाजपा का नेता राजभवन से ये निवेदन करते नहीं दिखेगा कि जो विधेयक विधानसभा में पास हुए हैं उस पर शीघ्र हस्ताक्षर हो। तो इनका चरित्र है। ननकी राम वरिष्ठ आदिवासी नेता आज किनारे, चलिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने सच बोला, उन्होंने ठीक है। सुरेंद्र जी, उमेश जी, उसको उजागर किया। उचित जी, चलिए समय हमारे पास इतना ही है। ठीक है, चलिए ठीक है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने में आया है कि जहां पर विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद भी अब राज्यपाल की मुहर का लगातार इंतजार हो रहा है। पिछले 4 दिनों से ये जो विधेयक है राजभवन में अटका हुआ है और इसे लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो विधेयक है जो राजभवन में अटका हुआ है, क्या राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करती हैं, और अगर ये हस्ताक्षर करती हैं तो उसके बाद जब ये कोर्ट में जाएगा तो क्या कोर्ट इसे पास करेगा, कहीं वहां से रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।